Hey guys, very good morning. How are you? Myself सी आदित्य शर्मा और भैया मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ. आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज वी हैव लॉन्च टीम एक्सपर्ट्स May 2022 June 2022 batch for CA Foundation students. बेटा it is a detailed comprehensive batch और ये बैच आप लोगों के लिए 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ इनफ प्रैक्टिस भी लेकर आएगी जिसके थ्रू आप अपनी एग्जामिनेशन में एस कर सकते हैं. फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपनी एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते हैं. तो हियर आई प्रेजेंट टीम एक्सपर्ट इन फ्रंट ऑफ यू. माय डियर स्टूडेंट, गेट बेस्ट गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट. The batch has started from 17th of November. Here you will find me, C. Aditya Sharma, teaching subject of Economics and BCK. You will find Harish Matharia sir for the subject of Accounting, Ankit Oberoi sir for the subject of Law, Pranav Chandak sir for the subject of Mathematics, and Pooja Tharamani Bam for the subject of BCR. दोस्तों, we have a perfect plan to start your preparation from mid of November and to end it by मिड ऑफ जनवरी. उसके बाद प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, मॉक टेस्ट पेपर एंड रिविजन सीरीज. एंड आफ्टर दैट बेटा आप लोगों की हम प्रिपरेशन करवाएंगे वनडे मैराथन के थ्रू, क्विजेस के थ्रू. इसके अलावा आप लोगों के लिए बहुत टाइप की सीरीज लेकर आते हैं. एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट अंडर अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, सिंगल पैकेज बेटा. एंड देन आफ्टर क्लियरिंग एग्जामिनेशन यू विल रीच टू CA इंटरमीडिएट. ऑल यू नीड टू डू इज टेक सब्सक्रिप्शन. You will have access to the live interactive classes, recorded content, notes. The educators, all notes are available at one place. Then you will be having every fourth session as dedicated doubt clearing session, updated study material, mock test paper, and many things. All you will get under a single subscription. But here you need to use my code CAditya Live. Once you use my code CAditya Live, you will get additional 10% off on your subscription. Yes, my dear student, additional 10% off on your subscription. The subscription of 24 month is for 22,000, 12 month subscription is for 16,000, and 6 month subscription is for 12,000. If you are going for May/June 2022 examination, I'll recommend to go for this 12 month subscription. एंड 16,000 इज द ग्रॉस प्राइस. आपको इस पर 1600 का और ऑफ मिल जाएगा, प्लस कॉइन्स भी रिडीम करने आएंगे. नाउ नेक्स्ट, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर फाउंडेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट सब्सक्रिप्शन, अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की ओर जाते हैं बेटा, तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में गो फॉर 24 मंथ, 32,000, जस्ट 32,000 इज द प्राइस बेटा. 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार तो बाहर आप ऑफलाइन कोचिंग में पे करते हैं. हियर इट इज़ मच बेटर देन ऑफलाइन. 32,000 में आपको मिलेगा. अगेन बाय यूजिंग माई कोड CAditya Live, एडिशनल 10% ऑफ तो मिल ही जाएगा आपको. लेट्स टॉक अबाउट द आइकॉनिक थिंग एज वेल. बेटा आइकॉनिक प्रोग्राम फ्लैगशिप प्रोग्राम है. यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी बहुत सारी चीज़ें जैसे लाइव क्लास, वीकली क्विज, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वन-ऑन-वन पर्सनल मेंटरिंग, डाउट क्लियरिंग सेशंस, इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज, रिटर्न टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड नोट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशन, डिस्कॉर्ड चैनल. सो एवरीथिंग यू गेट अंडर अ सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज. वन-ऑन-वन लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म जो हमने आइकॉनिक पे डेवलप किया है, यहाँ पर आप लोग अपनी लर्निंग को एकदम पर्सनलाइज वे में लेकर जा सकते हैं. हियर मेंटर्स आर गोइंग टू गाइड यू through odd times, through tough time, how to tackle up with the exam pressure, how to clear the technical queries, everything we have covered up. So here this has already been launched, so coming soon nahi hai, it is now under pilot version or beta version of operation you can say. So definitely you will get benefit of this. Further iconic subscription अगर आप लेना चाहते हैं बेटा, तो go for 12 month. Again duration will remain same. Go for 12 month if you are going only for foundation. 35,000 इज द ग्रॉस प्राइस. CAditya Live 10 कोड यूज़ करने पर आपको मिलेगा. CAditya Live कोड यूज़ करने पर आपको मिलेगा 10% ऑफ और कॉइन्स का रिडम्पशन. कॉइन्स आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपने वॉलेट में दिख जाएंगे. अगेन आफ्टर यूजिंग माई कोड CAditya Live फॉर फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट यू विल गेट मोर 10% ऑफ बेटा इसके ऊपर. गो फॉर 24 मंथ्स ड्यूरेशन इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट कॉम्बो. ठीक है, सो दिस वॉज द थिंग. इसके बाद अभी मैं आप लोगों को एक और छोटा सा अपडेट दे देता हूँ. ठीक है, फटाफट मैं आप लोगों को यस आई टेल यू अबाउट द रेज हैंड फीचर एंड देन विल स्टार्ट विद अवर MCQ. ठीक है, विल स्टार्ट विद अवर MCQ. रेज हैंड ऑप्शन. दिस रेज हैंड ऑप्शन इज अवेलेबल विद आइकॉनिक एंड प्लस लर्नर whenever an educator is in the live class and the learner is finding some concept which he or she is not able to understand
and express their doubt in the form of text. Sometimes it is really difficult, how to explain the doubt in the text format. So here the learner get an option of raise hand. Once you click on raise hand, बेटा जैसे ही आप raise hand पे click करेंगे, automatically here we will get a accept request. After clicking here on accept, you and I, that means educator and learner, will get connected over voice chat, voice call I'll say. जैसे ही आप वॉइस कॉल पे कनेक्ट हो जाएंगे, यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर डाउट क्लियरली एंड विल बी एबल टू एक्सप्लेन इन मोर. तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. ओके, अ फर्म विल क्लोज डाउन इन द शॉर्ट पीरियड इफ इट्स एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन. बेटा दे आर टॉकिंग अबाउट शट डाउन पॉइंट. शट डाउन पॉइंट के लिए क्या होता है? सबसे पहले तो लॉसेस होने चाहिए, दैट इज योर एवरेज कॉस्ट इज मोर देन एवरेज रेवेन्यू. तो यहाँ पर अब आप शट करेंगे या कंटिन्यू करेंगे, इसके लिए आपको एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर करना है. इफ योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज रेवेन्यू देन यू शुड शट. इफ इट इज लेस देन यू शुड कंटिन्यू. और अगर दोनों इक्वल है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दैट विल बी कॉल्ड एज शट डाउन पॉइंट. तो द करेक्ट आंसर इज बी. विल गो विद बी. हाय भारती. जी, next question, a firm's total cost is 200 at 5 unit of output and 220 at 6 unit of output. What is the marginal cost of producing 6th unit of output? This is T को आप इग्नोर कर सकते हो. 5 यूनिट बनाने की कॉस्ट 200 है और 6 यूनिट बनाने की कॉस्ट 220 है. तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6 यूनिट कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट ऑफ 6th unit 220 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 5th unit 5 units 200. इट इज गोइंग टू बी A. 132 आंसर इज A. हेलो धीरज. कंसिडर द फॉलोइंग डेटा. आपको बेटा निकालना है यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट ऑफ आउटपुट. आपको 4 यूनिट का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है. आंसर सिंपल है. क्या जवाब दूँ सारिका इसका? मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा. इसका आंसर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा. मेरे पास ऑलरेडी समय कम रहता है, तो जो मैं करवाता हूँ वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ही करवाता हूँ. बेटा अगर आपकी टोटल कॉस्ट 0 यूनिट पर दे रखी है तो वो क्या है? फिक्स कॉस्ट. तो बेटा आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ चुकी है? फिक्स कॉस्ट है 25. अब देखना टोटल कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट इज इक्वल्स टू 105. Now this 105 is equals to fixed cost plus total variable cost. तो total variable cost आ जाएगा 80. तो average variable cost कितना आ जाएगा? 80 divided by 4 20. Correct answer is A. Hello रोहित. Next, the change in total cost due to 1 unit change in output is called as. बेटा ये क्या बोल रहे हैं? Cost में change because of 1 unit change in output is nothing but marginal cost. So 134 we are going with A. बढ़े आगे. When average cost is rising, marginal cost curve must be. जरा ध्यान देना. ये क्या बोल रहा है? एवरेज कॉस्ट कर्व इज राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट बी राइजिंग ही होगा बेटा. तो आंसर इज अबोव. अबोव है इसका आंसर. इट इज अबोव. 135 बी. स्क्रीन तो मेरा परफेक्ट आ रहा है, आपने क्वालिटी सिलेक्ट नहीं करी है सही. एडवांस सेटिंग में जाके 720p कर लो, क्रिस्टल क्लियर आएगा. नॉर्मल क्लियर भी नहीं बेटा, क्रिस्टल क्लियर रहेगा. नेक्स्ट, द एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट ऑफ 6 यूनिट
ऑफ अ प्रोडक्ट बाय अ फर्म इज 30, तो बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 6 यूनिट इज 30, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी 180. द सेम कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट ऑफ 4, 45 है आंसर बेटा. 180 डिवाइडेड बाय 4, 45. हेलो अरुण सोनी, जय माता दी बेटा. 136 का आंसर बी है. ये ऑलरेडी हमने सॉल्व किए हैं ऐसे क्वेश्चन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व विल स्लोप डाउनवर्ड एंड डज नॉट टच द एक्स एक्सिस. बेटा ऐसा कौन सा कॉस्ट कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोप करता है, सिर्फ डाउनवर्ड स्लोप करता है, कोई भी एक्सिस को टच नहीं करता है. द करेक्ट आंसर इज एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व. देख लो कहाँ पर है. 137 डी है आंसर. ठीक. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कल हमने कर लिया है बेटा. सेम क्वेश्चन, आंसर 65,000 था. काफ़ी बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन. मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन से मेल खा रहा है ये आपके क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 126. रिपीट एग्जाम में काफ़ी बार आया ये क्वेश्चन. रिपीट क्वेश्चन 89, रिपीट क्वेश्चन. सारे बच्चे सब ऑफलाइन देखते हैं, बाद में 2 की स्पीड पे देखते हैं. यस. नेक्स्ट 139, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट अप्लाइज. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट कहाँ अप्लाई रहता है. रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेस हैव लिमिटेड यूजेस, रिसोर्सेस हैव नो यूजेस, ऑल ऑफ द अबव. बताइए बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट अप्लाइज. रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, limited uses, resources have no uses, none of the above. I need answer of this. The correct answer is beta opportunity कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन ही बोलती है इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. अगर बात हो रही है ऑल्टरनेटिव की तो भैया ए इज द ऑप्शन. नेक्स्ट, डायरेक्ट कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज ट्रेसेबल कॉस्ट. ये कल हमने देख लिया था, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है, इसको भी हटाना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट अमॉन्ग द बिलो इज करेक्ट इन रेफरेंस टू एवरेज फिक्स कॉस्ट. एवरेज फिक्स कॉस्ट के संदर्भ में कौन सी बात सही है. नेवर बिकम जीरो, करेक्ट है. यस. कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस, यस. कर्व नेवर टच वाई एक्सिस, यस. तो आंसर इज डी. 141 आंसर इज डी. वी आर गोइंग विद डी. नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन. ठीक है बेटा, मार्जिनल कॉस्ट क्यों चेंज होता है. मार्जिनल कॉस्ट क्यों चेंज होता है सर. मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट. और बेटा एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एडिशनली क्या लगता है सर. फिक्स कॉस्ट तो लगता नहीं है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट चाहे 1 यूनिट बनाओ, चाहे 2 यूनिट बनाओ, चाहे 10 यूनिट बनाओ, चाहे 100 यूनिट बनाओ, वो तो जितना है उतना ही लगना है. तो एडिशनल यूनिट बनाने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट लगती है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगती है. नाइस क्वेश्चन इट इज. द करेक्ट आंसर इज वेरिएबल. ठीक है बच्चे, यहाँ पर क्या बोलेंगे. मार्जिनल कॉस्ट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन टोटल कॉस्ट. बेटा टोटल कॉस्ट भी सही है, लेकिन टोटल कॉस्ट का कौन सा एलिमेंट के कारण चेंज हो रहा है. अब टोटल कॉस्ट में फिक्स भी आता है, वेरिएबल भी आता है, तो भैया ये चेंज क्यों हो रहा है. बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. अब देखो यार, यहाँ पर ना टोटल सिलेक्ट करना मतलब टोटल पे टिक मारना भी सही है, टोटल भी गलत नहीं है, लेकिन डी ज़्यादा परफेक्ट नज़र आ रहा है. तो ऐसा इन्होंने नहीं करना चाहिए. इन्होंने बोलना चाहिए टोटल और डी वेरिएबल दोनों बोलना चाहिए था. इन्होंने कह रहा मैं एक सिलेक्ट करना है तो मैं वेरिएबल के साथ जाऊंगा. 142 आई विल गो विद डी.
सर स्पेशल क्लास पर भी लाइव हो क्या सर आप? नहीं, स्पेशल क्लास का लाइव नहीं चालू है, ये यहीं लाइव है अभी। अ फर्म प्रोड्यूसेस 10 यूनिट ऑफ कमोडिटी एट एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ 200। बेटा फर्म ना 10 कमोडिटी बनाती है और एवरेज टोटल कॉस्ट 200 है, तो भैया टोटल कॉस्ट कितना हो गया? क्या टोटल कॉस्ट 2000 हो गया? विद द फिक्स्ड कॉस्ट 500, इसमें से 500 फिक्स कॉस्ट है, तो 1500 क्या हो जाएगा? 1500 हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 150। सो वी आर गोइंग विथ सी। मूविंग अहेड, एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म इज, क्या बोला जा रहा है बेटा? एवरेज टोटल कॉस्ट टू अ फर्म इज 600 व्हेन 10 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। तो बेटा टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? क्या टोटल कॉस्ट 6000 हो गई? एंड 640 व्हेन द आउटपुट इज 11 यूनिट। अच्छा, एवरेज टोटल कॉस्ट इज, फाइन बेटा ये क्या बोल रहा है? एवरेज टोटल कॉस्ट है आपकी 600 10 यूनिट प्रोड्यूस करने पर, और 640 है 11 यूनिट प्रोड्यूस करने पर। आपको मार्जिनल कॉस्ट पता नहीं 11th यूनिट की, तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 11th यूनिट बताइए कितना आएगा? टेल मी। बताइए बताइए। बताओ, सब मैं थोड़ी सॉल्व करूंगा। 144D, यस द करेक्ट आंसर इज 1040, करेक्ट। बेटा टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? टोटल कॉस्ट ऑफ 11th यूनिट कितनी आएगी? 640 इंटू 11, वेरी गुड, 7040, माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट 6000, 1040D। नेक्स्ट, the average cost of producing 50 unit of any commodity is 250, average cost 250 है, ठीक है, and fixed cost is 1000. what will be the average fixed cost of producing 100 unit? बताइए कितना आएगा? सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। बोलो 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 बोलो। ए, यस परफेक्ट। बेटा इन्होंने बोला एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट, तो टोटल फिक्स कॉस्ट 1000 है, और यूनिट बोले 100, तो आंसर आएगा 10। वेरी सिंपल इट इज। नेक्स्ट, द कंपनी प्रोड्यूसेस 10 यूनिट ऑफ आउटपुट एंड इनकर कॉस्ट 30 पर यूनिट एज वेरिएबल कॉस्ट। बेटा वेरिएबल कॉस्ट 30 है, तो देखना वेरिएबल कॉस्ट 30 है, और बेटा कंपनी बनाती है 10 यूनिट, एंड 5 पर यूनिट एज फिक्स कॉस्ट, पर यूनिट एज फिक्स कॉस्ट। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट? तो बेटा टोटल कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट कैसे निकलेगा? सबसे पहले अपन टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, 10 इंटू 30 प्लस 5 इंटू 10। सर ये 5 क्या है? ये है,
तो ये आ जाएगा 300 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 350। 350 जो भी आंसर होगा। Next, on the basis of following data, what will be the marginal cost of 6th unit of output? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Marginal cost of 6th unit of output 690 minus 610, 80 should be the answer, 147C। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। The positively sloped rising part of long run average cost curve indicates working off। बोल रहे हैं बेटा ये आपका जो LAC कर्व है ये राइजिंग पार्ट क्यों है? राइजिंग पार्ट, ये कर्व कौन सा है? कॉस्ट का कर्व है। कॉस्ट बढ़ रही है बेटा, पूछ रहे कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, तो भैया कॉस्ट बढ़ती क्यों है लॉन्ग रन में? डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण। तो आंसर है बेटा ये 148 का आंसर ए है। एक मिनट देना। नेक्स्ट, द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व की बात कर रहे हैं बेटा, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डिक्लाइनिंग व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेस, करेक्ट। यू शेप नहीं, यू शेप नहीं होता। यू शेप नहीं। इंटरसेक्टेड बाय मार्जिनल कॉस्ट कर्व एट मिनिमम पॉइंट, इसमें कोई मिनिमम पॉइंट नहीं होता, ये हमेशा गिरते ही जाता है। 149 का वी आर गोइंग विथ ए। नेक्स्ट, प्लानिंग कर्व इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? प्लानिंग कर्व लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को बोलते हैं, एनवेलप कर्व को बोलते हैं। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व नहीं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व करेक्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व नहीं, एवरेज टोटल कॉस्ट नहीं। 150 का आंसर बी है। नेक्स्ट, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6th यूनिट ऑफ आउटपुट 20। The answer should be 20। ठीक है, मूविंग अहेड। द डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इम्प्लाइज। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न मतलब इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। ये पढ़ा है हमने क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फिर भी स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब इंक्रीजिंग कॉस्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 153। When the output of the firm increases in short run, its average fixed cost। आप सभी जानते हैं बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता है विथ इंक्रीज इन आउटपुट। तो 153 का आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज नेवर यू शेप?
आप सभी जानते हैं बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, नेवर यू शेप कर्व। तो 154 का आंसर इज डी। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट कर्व नॉर्मली, फिक्स कॉस्ट कर्व बेटा कैसे रहता है, एवरेज नहीं, नॉर्मल फिक्स कॉस्ट कर्व का वाई एक्सिस से शुरू होता है बेटा, स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, नो, इज यू शेप, नो, इज वर्टिकल लाइन, नो, इज हॉरिजॉन्टल लाइन, यस। तो 155 का आंसर डी। ठीक है, परफेक्ट, लेट्स मूव एड। रैशनल प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस इन द स्टेज इन विच द मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। बेटा रैशनल प्रोड्यूसर स्टेज 2 में प्रोड्यूस करता है, तो हमें देखना है इसमें स्टेज 2 की जो कंडीशंस है वो कहाँ पर है। रैशनल प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस इन द स्टेज in which the marginal product is positive and आप ये देखो ग्राफ देखो, रैशनल प्रोड्यूसर यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, तो भैया यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव है बट वो एवरेज प्रोडक्ट से कम है, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये सही लग रहा है, ये तो गलत है, ये तो गलत है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज, हाँ ये वाला सही है, सॉरी ए गलत है, सी सही है, सी इज करेक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट कम है ना, नीचे है, एवरेज प्रोडक्ट ऊपर है, तो विल गो विथ सी, 156 सी। नेक्स्ट, वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो है टोटल फिक्स कॉस्ट का। तो आंसर देख लो कहाँ है, 157 सी। वर्टिकल वर्ड नहीं भी यूज करते तो भी डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू द मार्जिनल कॉस्ट कर्व व्हेन द एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस। ध्यान देना, मार्जिनल कॉस्ट कर्व की बात कर रहे हैं। व्हाट हैपन टू द मार्जिनल कॉस्ट कर्व व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस। बेटा जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व उसके अबव रहता है और कंपल्सरी राइज होता है। मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो, गलत, मार्जिनल कॉस्ट इज अबव, यस, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, नहीं इक्वल टू तो मिनिमम पॉइंट पे होता है, ये राइजिंग पार्ट बोला है उन्होंने इंक्रीजिंग पार्ट बोला है, मिनिमम पॉइंट ही बोला है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, नहीं नहीं, तो वी विल गो विद बी, 158 बी। नेक्स्ट, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ गुड इज मोर देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। बेटा अगर आप लोगों को मार्केट प्राइस ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, और उसको प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, देन द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोड्यूसर विल इंक्रीज इन लॉन्ग रन। देखो क्या बोल रहे हैं बेटा, मार्केट प्राइस ना आज के टाइम पे जो प्राइस है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज़्यादा है। इसका मतलब कि आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपका आउटपुट आगे जाके कम बिकेगा या तो प्राइस कम होगी। तो मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज इन लॉन्ग रन, नहीं, प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द सप्लाई इन लॉन्ग रन, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि उसको अच्छा दाम मिल रहा है। रिसोर्सेस विल फ्लो अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कॉजिंग सप्लाई टू डिक्लाइन विद द पैसेज ऑफ टाइम, नहीं, द सिचुएशन विल रिमेन अनचेंज एज लॉन्ग एज द सप्लाई एंड डिमांड रिमेन इन बैलेंस। तो अब भैया बी है या तो डी है इसमें से आंसर, व्हाट डू यू थिंक। आपके सामने क्वेश्चन है, इफ मार्केट प्राइस ऑफ द गुड इज मोर देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। बेटा ये बोल रहे हैं कि मार्केट प्राइस यानी कि जो आपका एवरेज रेवेन्यू है इज ग्रेटर देन योर एवरेज कॉस्ट। ऐसे समय आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो भैया फ्यूचर में सप्लाई बढ़ सकता है। तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा और लॉन्ग रन में जितना भी आपका सुपर प्रॉफिट है सब उड़ जाएगा और नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। तो 159 विल गो विद बी। द सिचुएशन विल रिमेन अनचेंज। लॉन्ग रन में ये सिचुएशन थोड़ी रहेगी, लॉन्ग रन में तो भैया ए आर इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। मार्क दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना उसको अच्छे से वापस। नेक्स्ट, द फर्म हैज वेरिएबल कॉस्ट 1000 एट 5
the firm has the variable cost, total variable cost at 5 unit of output. If fixed cost is 400, what will be the average total cost? ये तो बहुत सिंपल है, 1000 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 5, 240. 240 तो है ही नहीं ऑप्शन. 280 होता है बेटा. विल मूव विथ सी. नेक्स्ट, द एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 50 यूनिट इज 250. ये तो अभी देखा अपन ने, ये अभी रिपीट हुआ. 161 नंबर का जो क्वेश्चन है, इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन 145. Next, when average fixed cost is 20 at 6 unit of output, what will be at at 3 unit of output करो. What will be at 3 unit of output? बताइए क्या आंसर आएगा इसका. Very good. So it is 20 into 6 divided by 3. Next, the modern industrial unit faces cost curve dash cost curve due to change in their technology and production. बेटा मॉडर्न टाइम्स में आपका कॉस्ट कर्व कैसा रहता है? यू शेप, एल शेप, डिश शेप, जे शेप. यू शेप, एल शेप, डिश शेप, जे शेप. बताइए. 163B. वेरी गुड. कंटिन्यूसली कॉस्ट गिरता है, कॉस्ट बढ़ता नहीं आज के टाइम पे. द कॉस्ट विच रिमेन फिक्स्ड ओवर सर्टन रेंज ऑफ आउटपुट बट सडनली जम्प टू अ न्यू हाइट लेवल व्हेन द प्रोडक्शन गोज बियॉन्ड. बेटा दे आर टॉकिंग अबाउट स्टेप लैडर कॉस्ट. ठीक है, स्टेप लैडर कॉस्ट को सेमी फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं. सो इट इज स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट. जंपिंग कॉस्ट नहीं होता, वेरिएबल भी नहीं है, सेमी वेरिएबल नहीं. इट इज स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट. यार जंपिंग कॉस्ट तो नहीं कहते हम इसको. 164 इज सी. A firm producing 9 unit of output has average total cost of 200. तो total cost कितना होगा? 1800. It has to pay 630 at its fixed cost of production. तो 1800 minus 630, 1170 is variable cost. How much is the average total cost made up of variable cost? ठीक है, 1170 हो गया बेटा टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. कैसे निकाला समझा क्या? डिवाइडेड बाय 9 करो तो क्या 130 आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा. 165B. जंपिंग कॉस्ट, देयर इज नो सच कॉस्ट. Next, the cost of one thing in terms of alternative given up. given up मतलब जो हमने खो दिया, उसे क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, फिजिकल कॉस्ट.
Very good. It is called as opportunity cost. Next, in short run, when the output of the firm increases, its average fixed cost. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा, 167 का आंसर डी है, पर ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन. सत्रह 18 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, मतलब एक पेज तो पूरा ख़त्म हो जाएगा. तो आंसर इस बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है ना आपका शॉर्ट टर्म में कंटिन्यूसली गिरता है, 167 बी. नेक्स्ट, what will be the average variable cost of producing 5 unit of blanket as per the detail given below. टोटल कॉस्ट दे रखी है आपको 1 2 3 4 5 ब्लैंकेट की. बेटा आपको बताना है what will be the average variable cost of producing 5 unit of blanket. ये आपसे होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता. मुझे नहीं लगता ये आपसे हो पाएगा. इन्होंने नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिया है उन्होंने. चलिए एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊं मैं आप लोगों को. पहले खुद ट्राई करो, देखो हो रहा है क्या तुमसे. बेटा इन सब के अंदर ना फिक्स कॉस्ट जुड़ के बैठा हुआ है, सब के अंदर फिक्स कॉस्ट जुड़ के बैठा हुआ है. अगर तुम फिक्स कॉस्ट को निकाल दोगे तो तुम्हें वेरिएबल कॉस्ट अपने आप मिल जाएगा, और वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करोगे 5 से तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा. पर सवाल ये है कि इसमें से फिक्स कॉस्ट कैसे निकालना. 168 का आंसर आप बी बोल रहे हैं, गलत है बेटा. ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं आपको सीए फाउंडेशन में. सुनो बेटा, ये जो टोटल कॉस्ट है, क्या इसके अंदर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बैठी हुई है? बोलो हाँ. तो अब इसमें से फिक्स कॉस्ट निकालेंगे. अपन क्या करेंगे, इनमें से कोई भी दो लेवल उठा लेते हैं. लेट्स से बेटा 1 and 2, इस पे कॉस्ट आ रही है 2575, इस पे कॉस्ट आ रही है 3800. बेटा हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 2575 डिवाइडेड बाय 1. कितना आ रहा है बेटा? 225. तो अगर मान लो एक ब्लैंकेट को प्रोड्यूस करने की, क्या आ गया ये, कुछ तो गलत डेटा है ये. 3800 माइनस 2575, अच्छा 1225 है, 1225 है, सॉरी वही मैं सोचूं, 1225 है. ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है बेटा? 1225. अच्छा ध्यान से देखना, मतलब बेटा इसके अंदर 1225 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट कितना आ गया? 2575. 1350 फिक्स कॉस्ट है बेटा. अब हर एक में 1350 फिक्स कॉस्ट है, और बेटा हर एक के अंदर वेरिएबल कॉस्ट 1225 है, 1225. दूसरे में 1225 इंटू 2, 2450. तीसरे में 1225 इंटू 3, दैट इज 3675. 1225 इंटू 4, 4900. और बेटा कुछ तो गड़बड़ है बेटा इस क्वेश्चन में, गड़बड़ है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, डेटा सही नहीं दिया है.
मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्वेश्चन में गड़बड़ है क्योंकि मैं सीए इंटरमीडिएट पे कॉस्टिंग का टीचर हूँ। मेरे लिए तो ये भैया बच्चों का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, पर क्वेश्चन में गलती है। हम्म मैं दूसरे पर ही जा रहा हूँ, बट दिस इज रॉन्ग। एक फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पर आपका वेरिएबल कॉस्ट 700 आ रहा है। अगर वेरिएबल कॉस्ट 700 है इंटू 5, 3500 आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, 2500 आपका टोटल फिक्स। गलत है ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। तो मैंने गलत उठाया कहीं से, लिख देता हूं मैं, चेक दिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट? वेजेस पेड टू लेबरर इकोनॉमिक कॉस्ट है, रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट है, इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म लोन सभी तो इकोनॉमिक कॉस्ट है बेटा। 169 का आंसर इज डी, 169 का आंसर इज डी। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, नन ऑफ दिस। बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है। Next, the law of diminishing return applies to law of diminishing return। बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल्स नहीं बोला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोला है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न शॉर्ट रन का लॉ है, शॉर्ट रन बट नॉट लॉन्ग रन, करेक्ट है। 171A है, आगे का पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, देखने की भी जरूरत नहीं है, इसी का नाम है लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर यूज शिप? कट कर दो इसको, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, काफी बार रिपीट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना इस तरीके से है। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है, यूनिट टोटल कॉस्ट 0 1 2, 580, 1200, 1500। आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट बनाना है। बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? 0 यूनिट पे जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है,
तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है 580, 580 डिवाइडेड बाय 2 290, कट कर दो। ये क्वेश्चन डेटा सही से नहीं दिया, ऐसे क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व नेवर टच एनी ऑफ द एक्सिस बट इज डाउनवर्ड, ये भी देख लिया है बेटा हमने। सेम क्वेश्चन रिपीट है। एवरेज फिक्स कॉस्ट 175 को भी आप कट कर सकते हो, तो आप 173, 174, 175 तीनों को कट कर सकते हो। ठीक, तो 175 तक कट कर लेना। 176 पे आइए बेटा। एक्सटर्नल इकोनॉमीज अक्रूव ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लो कॉस्ट। बेटा एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज हमने कल ही पढ़ा। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ये है लॉन्ग रन के अंदर होगा तो स्केल्स वर्ड आना जरूरी है। 176 विल गो विथ ए। बेटा ये क्वेश्चन अभी हमने किया, इसको रिपीट क्वेश्चन है, कट कर दो। इसका आंसर 40 था, 177 कट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। चेक करो क्या सही है। गलत, 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 सही। और ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया हुआ है। रिपीट क्वेश्चन, कट इट। तो चैप्टर 4 भी करेंगे, 5-7 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर चैप्टर नंबर 4 भी स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 कल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मुश्किल लगता है मुझे, पर जितना होगा उतना करेंगे। कल और परसों में तो निपटा ही देना है अपन ने। कल तो 2 घंटे नहीं दे सकता मैं आपको उस चीज़ के लिए। कल तो 1 ही घंटा दे पाऊँगा, परसों भी 1 ही घंटा दूंगा। नेक्स्ट, द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। रिपीट, कट, लेकिन आंसर देते जाओ। बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन द टर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव गिवन इज, 180 का आंसर बताइए। नहीं, ये वीडियो डिलीट नहीं होते। द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ अनदर इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। तो 180 का आंसर इज सी। ठीक, द कॉस्ट विच रिमेन फिक्स्ड ओवर सर्टन रेंज। अभी देखा ये वाला 181 का आंसर सी है। अभी देखी ना ये कॉस्ट। कौन से नंबर का था एग्जैक्टली, अगर आपको वो भी जानना है तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। वन 164 और 181 सेम है। द स्लोप ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज, बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है। फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। 182 का आंसर ए है। Next, the price of the commodity is best expressed as, बेटा price of the commodity is best expressed as exchange value, cost of goods sold, production cost, nominal value. Price of the commodity is expressed at 183A, exchange value. Go with A.
ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट इज ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट इज डैश इकोनॉमिक कॉस्ट। बेटा आंसर है अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस implicit cost is equals to economic cost. So I can say accounting cost is less than economic cost. ठीक है, accounting cost is less than, so 184 will go with B. पर बेटा कई बार ना implicit cost अगर present नहीं है तो हम बोलेंगे accounting cost is equals to economic cost. So it can be equal to or less than or equal to, पर यहाँ पर less than or equal to एक साथ नहीं दिया है, we'll go with A. 184 we are going with A, sorry B दे रखा है। Next, when average cost curve is at minimum, MC कर्व उसको कट करता है, दोनों इक्वल भी रहते हैं। MC कर्व इज मिनिमम, देन AC कर्व इक्वल्स टू AC कर्व। 185 आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन? बेटा MC इज इक्वल्स टू MR, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन। 186 वी आर गोइंग विथ ए। मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ द फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री डिपिक्ट्स। बेटा मार्जिनल कॉस्ट कर्व की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट MC कर्व। MC कर्व रिप्रेजेंट सप्लाई कर्व। बेटा MC कर्व रिप्रेजेंट सप्लाई कर्व। मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा MC कर्व नहीं, सिर्फ राइजिंग पोर्शन उसका। दिस पोर्शन, द राइजिंग पोर्शन रिप्रेजेंट सप्लाई कर्व। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो, मैंने रीजन भी बताया था इसका। तो 187 शुड बी बी। नेक्स्ट, दो क्वेश्चन आप एक साथ पढ़ के मुझे दोनों के आंसर देंगे, खुद पढ़िए खुद आंसर दीजिए। वन 188 डी बोल रहे हो। Issues requiring decision making in the context of business are: how much should be the optimum output, at what price the firm should sell, मतलब decision making कहाँ का involved है? A में है how will the product will be placed in the market है, how to combat the risk and uncertainty involved ये भी है। तो आंसर इज D, all of the above। 188 आंसर D है। नेक्स्ट, the law of production does not include return to scales, law of variable proportion, law of diminishing return to factor, least cost combination factor। अच्छा, ये बोल रहे हैं लॉ ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या नहीं आता। बेटा लॉ ऑफ प्रोडक्शन में लॉन्ग रन का लॉ आता है, लॉन्ग रिटर्न टू स्केल, शॉर्ट रन का लॉ आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फैक्टर। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फैक्टर हमने कभी ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फैक्टर्स ये नहीं पढ़ा है हमने। तो 189 वी आर गोइंग विद डी। ठीक है, एलिमिनेशन थियरी से। अ फर्म प्रोड्यूसिंग 15 यूनिट ऑफ आउटपुट हैज एवरेज कॉस्ट 250 एंड ये रुपीस का सिंबल है, येन और ये सब रुपीस है। द फर्म प्रोड्यूसिंग 15 यूनिट ऑफ आउटपुट हैज एवरेज कॉस्ट 250 एंड 125 एज पर यूनिट cost for fixed factor of production।
देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज, ये तो बहुत सिंपल है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये बोल रहे हैं एवरेज कॉस्ट 250 है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मालूम नहीं, एवरेज फिक्स कॉस्ट आ रही 125, 190C। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। AC इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, MC इज बिलो AC, चेक करते हैं। व्हेन AC इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, यहां पर MC इज बिलो AC, बराबर है, MC नीचे है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। AC स्लोपिंग डाउनवर्ड, MC मस्ट फॉल, ये गलत है, वो फॉल भी होगा राइज भी होगा, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। AC इज स्लोपिंग अपवर्ड, MC इज अबव AC। होल्ड करना बेटा, प्लीज होल्ड।
चलो नेक्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ए सी इज स्लोपिंग अपवर्ड, एम सी इज अबव, ये तो करेक्ट है। एम सी कर कट ए सी एट लोएस्ट पॉइंट, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट क्या है? बी 191 बी। ठीक है। नेक्स्ट डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इम्प्लाई इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, ये कितनी बार देखा है अपन ने क्वेश्चन, अब तो रट गया है। 192 का आंसर डी। क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार देख चुके अपन ऑलरेडी है, हाईली रिपीटेड क्वेश्चन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, नो। sacrificed alternative, yes. Both A and B, A and B, no, none of the above. Answer is B. नेक्स्ट इक्वेशन, खैर आप ही बताइए, 194 को कट कर लो। वन 194 कट कर दो यार, बहुत रिपीट हुआ है क्वेश्चन। टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल्स टू इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। बेसिकली ये इम्प्लिसिट के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ ही है, पर यहाँ पर इन्होंने अलग से लेने के लिए बोला है, तो आप ये वाली इक्वेशन भी ले सकते हैं। बेसिकली इक्वेशन तो इतनी ही है, इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट है, पर ये बोल रहे नहीं प्रॉफिट अलग से बता, तो हमने अलग से भी ले लिया, तो फिर इसमें नहीं लिया, इसमें लिया, ये दोनों मिला के इम्प्लिसिट होता है। तो 195 ए। नेक्स्ट इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिफर्स फ्रॉम अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, करेक्ट है। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक्सप्लिसिट कॉस्ट के साथ साथ इम्प्लिसिट यानी कि इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट भी आता है। तो बेटा यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफर्स फ्रॉम अकाउंटिंग कॉस्ट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू है ये स्टेटमेंट। 196 बी। लास्ट क्वेश्चन, विच कर्व इज नेवर यू शेप? कट दिस क्वेश्चन, इट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। सो इस पूरे चैप्टर में ना आपको क्वेश्चन नंबर 32 और 61 में करेक्शन मारना है। कट तो बहुत सारे करने हैं, पर क्वेश्चन नंबर 32 एंड 61 में करेक्शन है। 32 का आंसर डी कट करके सी करेंगे, सॉरी 32 का आंसर सी कट करके बी करना है, और 61 का आंसर डी कट करके सी करना है। चलो, we have completed this chapter. We will start with market. We'll start with market. At least we will cover 40-50 questions. 40-50 questions अपन करेंगे कवर इसके कल, और 40-50 कर लेंगे, 1 घंटा है, और फिर 40-50 ऐसा तो मेरे को लगता है टाइम लग जाएगा इसके अंदर। है भी तो 269 क्वेश्चंस हैं। वन 167 167 में क्या करेक्शन है? अच्छा, 167 का आंसर बी है।
अच्छा, PYQ 202 है क्या? अच्छा, पास्ट ईयर क्वेश्चन इसके 202 हैं। 202 हैं, मतलब लगभग इतने ही, 3 घंटे बराबर है। ट्यूसडे तक हो जाएगा हमारा। चलिए, अभी जितने क्वेश्चन होते हैं एटलीस्ट उतने क्वेश्चन हम कवर करें। मैं PYQs ओपन करता हूँ, इसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस ओपन करता हूँ मैं। वेट, अरे कोई बात नहीं। चलो शुरू करें बेटा। लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 4 कवर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कॉम्पिटिशन? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर है, होमोजेनियस प्रोडक्ट है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ये नहीं है। सो आंसर डी, आंसर इज डी। ये कोई इसेंशियल कंडीशन नहीं है। विल गो विद डी। Next, under which of the following forms of market structure do a firm does have no control over its price? प्राइस पे बिल्कुल भी कंट्रोल परफेक्ट कंपटीशन में नहीं रहता। मोनोपोली में रहता है बहुत ज़्यादा और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी रहता है। तो आंसर इज पीसी। नेक्स्ट, गिवन MR इज इक्वल्स टू, गिवन द रिलेशन क्या दे रखा है यहाँ पे? दो बार MR लिखा गया है, कट करता हूं उसे। अरे इक्वेशन तुमको गलत नहीं लग रही क्या? ये इक्वेशन तुमको, ये तो कट कर दो। इसके बावजूद तुम्हें इक्वेशन सही लग रही है या गलत लग रही है? इक्वेशन सही है या गलत है? सही इक्वेशन क्या है? MR इज इक्वल्स टू, सही है गलत है इतना बोलो बस। मुझे सिर्फ इतना जानना है, सही है गलत है। देखते हैं सही इक्वेशन क्या है सर। MR इज इक्वल्स टू AR।
ई माइनस वन अपॉन ई। तो बेटा देखते हैं, इक्वेशन तो सही लग रही है मुझे। एम आर की जगह एम आर ही लिखा। क्या एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस हम जानते ही हैं बेटा, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। ई अपॉन ई हो जाएगा 1 और 1 माइनस ई। सही तो है, क्या गलत है इसमें? सही तो है। अरे भैया ये देखो उन्होंने अंदर ऐसे लिखा है, आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, ई माइनस 1 अपॉन ई, ऐसा भी कर सकते हो। ये यहाँ पर जाएगा और डिनोमिनेटर में ई कॉमन आ जाएगा, तो ई माइनस 1 अपॉन ई तो लिखा है उन्होंने। ठीक है, इट इज करेक्ट इक्वेशन, सही है। ओके ओके, तो जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 रहती है तो एम आर पॉजिटिव रहता है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 रहती है तो एम आर नेगेटिव रहता है, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 रहती है तो एम आर 0 रहता है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो एम आर पॉजिटिव है, पॉजिटिव की जगह उन्होंने ग्रेटर देन 0 दिया है। उन्होंने तुमसे ये नहीं पूछा था इक्वेशन सही है या गलत है, पहली बात तो सही है, ये मान लेना था। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, इलास्टिसिटी की ग्रेटर देन 1 पुट करो, आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। बट विदाउट वैल्यू पुट करे भी आपको पता होना चाहिए, ई ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव, ई लेस देन 1 नेगेटिव, ई इक्वल्स टू 1 0। Profit of the firm will be more at MC is equals to MR. Additional revenue from extra unit equals to additional cost, both A and B none. चौथे का आंसर बताइए, चौथे का आंसर बताइए। ठीक है, कौन सी कंडीशन सही है? फटाफट सामने लिखा भी तो करो, 4 का आंसर दे रहे हो, 3 का आंसर दे रहे हो, किसका आंसर दे रहे हो, ये भी तो बताया करो। दिव्यांशु की पढ़ाई नहीं हुई है। 4 का आंसर सी है बेटा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या होती है? एम सी इज इक्वल्स टू एम आर। ठीक है, एम आर को ही बोलते हैं एडिशनल रेवेन्यू और एम सी को ही बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट। दोनों की इक्वालिटी की बात करें तो सी। दिव्यांशु क्या हो गया तेरे को? वॉट शुड फर्म डू व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट? ये क्या बोल रहे हैं बेटा? मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, क्या करना चाहिए फर्म को? लेट से परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, ये कुछ आपका ऐसा केस है बेटा। इस केस में लेट से आप यहाँ पर इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, लेट से आप यहाँ पर इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर आपका मार्जिनल कॉस्ट कम है, मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है। आपको क्या करना चाहिए सर? आपको आउटपुट बढ़ाना चाहिए। कब तक बढ़ाते रहना चाहिए सर? आउटपुट तब तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक एम सी इज इक्वल्स टू एम आर नहीं हो जाता है। द फर्म शुड एक्सपांड द आउटपुट। 5 का आंसर ए है। ठीक है, फिर ठीक है। ओके, अंडर मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, साइज ऑफ मार्केट, ऑल ऑफ द अबव। बताइए, 6 का आंसर बताइए। सिक्स का आंसर बताइए। नाइस क्वेश्चन इट इज। करेक्ट, 6 का आंसर ए है बेटा। साइज ऑफ द मार्केट की बात नहीं होती, हमने पढ़ा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए आपको मार्केट को 2 हिस्से में बांटते आना चाहिए। दोनों मार्केट की इलास्टिसिटी अलग होनी चाहिए, दोनों मार्केट पे सप्लाई पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, रीसेल की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और मार्केट के साइज के बारे में कभी जिक्र नहीं हुआ है। 6 का आंसर ए। अ फर्म इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट आर प्राइस। बेटा मोनोपोलिस्टिक यानी कि मोनोपोली की बात कर रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन नहीं बोला। तो मोनोपोलिस्टिक यानी मोनोपोली के अंदर क्या होता है? दे आर प्राइस टेकर और प्राइस मेकर, और टेकर मेकर बोथ। व्हाट? सो दे आर प्राइस मेकर।
दे आर प्राइस मेकर। 7C मोनोपोली मेकर है, परफेक्ट कंपटीशन टेकर है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन टेकर मेकर दोनों है। नेक्स्ट, मार्केट विच हैव टू फर्म्स आर नोन एज, बोलिए बोलिए, मार्केट विच हैज टू फर्म। बोलो ना सर, इट्स डिओपोली। मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट यानी मोनोपोली वाला बंदा, कैन डिटरमाइन प्राइस आउटपुट, आइदर प्राइस और आउटपुट नन। बताइए बेटा, मोनोपोलिस्ट का ना एब्सोल्यूट कंट्रोल रहता है प्राइस के ऊपर भी आउटपुट के ऊपर भी। तो 9 वी आर गोइंग विथ सी, उसका दोनों पे कंट्रोल है, प्राइस पर भी आउटपुट पर भी। आउटपुट पे ही कंट्रोल करके प्राइस को कंट्रोल कर लेता है। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट इज गिवन बाय, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n-1th यूनिट, या फिर एक और फॉर्मूला है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो पहला वाला तो गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, तीसरा वाला सही है, 10C। Next, the market structure in which the number of seller is small and there is interdependence in decision making. नंबर ऑफ सेलर स्मॉल है, एक नहीं है, मैनी भी नहीं है। एक होता तो मोनोपोली, मैनी होते तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बट फ्यू हैं। और इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंसनेस सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ओलिगोपोली का। So भैया 11 we are going with B. Next, in perfect competition, since the firm is price taker, dash is a straight line. Marginal cost straight line होता है क्या? नहीं. Total cost straight line होता है क्या? नहीं. Total revenue straight line होता है क्या? देखना पड़ेगा. Marginal revenue, yes. Marginal revenue रहता है. Price is equals to marginal revenue is equals to average revenue. और टोटल रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, टोटल रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन तो रहता है पर वो ऐसा रहता है बेटा, ऐसा रहता है। इन्होंने स्ट्रेट लाइन वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था, खैर ये वाला ज़्यादा सही है। मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट, गिवन द रिलेशन सही है बेटा इस बार, प्राइस इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू P इंटू E-1/E। अब बेटा इसके अंदर से जो आपका E है अगर वो लेस देन 1 है तो मैंने आपको बताया था इफ इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव आएगा, दैट इज लेस देन 0। विल गो विथ A। 13 का आंसर A है। Next, for discriminating monopolists, the condition for the equilibrium is MR is greater than MC, MR is equals to MR, MR1 is equals to MR2 is equals to MC, all of the above. बेटा एक्चुअली ये MR1 लिखा है यहाँ पे, MR1 is equals to MR2, MR1 MR2. Let me make the correction in the question. फोर्टीन विल गो विथ C बेटा। अरे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इक्विलिब्रियम के लिए MC और MR सेम होने चाहिए, पर दोनों मार्केट के MR अलग अलग हैं, इसलिए उन दोनों मार्केट का MR इक्वेट होना चाहिए।
इनइक्वालिटी में इक्विलिब्रियम कैसे आएगा बेटा? और यहाँ पे एम आर इक्वल है, पर किसके इक्वल है? एम सी के इक्वल है, तो ये होना चाहिए। तो ए नहीं है, बी नहीं है, तो डी हो नहीं सकता। सो वी आर गोइंग विथ सी। नेक्स्ट मार्क कर लो अगर तकलीफ गई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो नोन एज ए आर इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू डिमांड। तो यहां पर देखना, एवरेज रेवेन्यू इज नोन एज डिमांड कर्व। 15 वी आर गोइंग विथ बी। नेक्स्ट, अगर ए आर 5 है, इलास्टिसिटी 2 है, तो एम आर बताओ कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए। हाँ बेटा, सुपर नॉर्मल हो चाहे कोई भी हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कोमल बेटा एसी और एआर को कंपेयर किया जाता है। एमआर और एमसी से प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। कोमल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन कभी चेंज नहीं होती। एमसी इज इक्वल्स टू एमआर ही होता है। एसी इज इक्वल्स टू एआर, एसी इज इक्वल्स टू एआर नॉर्मल प्रॉफिट, एसी लेस देन एआर सुपर प्रॉफिट, एसी ग्रेटर देन एआर लॉस। दैट इज डिफरेंट बेटा। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यस फ्रेंड्स, आई नीड योर आंसर। आंसर इज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू ई माइनस 1 अपॉन ई। तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा प्लस 2.5। और ये तो साबित ही है कि माइनस 2.5 हो नहीं सकता, क्योंकि बेटा अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो एमआर ने पॉजिटिव ही आना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। If a seller obtained 3000 after selling 50 units and 3100 after selling 52 units, what is the marginal revenue? तो भैया मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 52 यूनिट्स माइनस मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 51 यूनिट, पर 51 यूनिट तो दिया ही नहीं। तो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, चेंज इन टोटल रेवेन्यू माइनस चेंज इन क्वांटिटी 100 डिवाइडेड बाय 2 50। 17 का बी है आंसर। द फर्म विल क्लोज डाउन इन शॉर्ट पीरियड। फर्म तभी क्लोज करेगी जब उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। सो अ फर्म विल क्लोज डाउन in short period if average revenue is less than average variable cost। 18b। क्वेश्चन नंबर 19 आप बताएंगे इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है अबाउट मार्जिनल रेवेन्यू। ओके सॉरी, 19 का आंसर सी है बेटा। 1 माइनस ई अपॉन ई नहीं, ई माइनस 1 अपॉन ई होता तो ठीक होता। तो ये तो गलत हो गया। ये टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस 1 यूनिट होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी से एवरेज रेवेन्यू निकलते हैं, तो गलत हो गया।
Change in total revenue divided by change in quantity. C is the correct answer. 19 we are going with C. 20. The market for the ultimate consumer is called as. बेटा मार्केट जो अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए होता है हम उसको बोलते हैं रिटेल मार्केट. होलसेल नहीं, रेगुलेटेड नहीं, अनरेगुलेटेड नहीं, रिटेल. फॉर अ फर्म टू बिकम प्रॉफिटेबल इट शुड एक्सपांड द आउटपुट. बेटा फर्म को अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो उसे उसका आउटपुट इतना एक्सपांड करना चाहिए कि MC इज इक्वल्स टू MR एंड MC कर्व कट MR फ्रॉम बिलो. मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, करेक्ट. मार्जिनल रेवेन्यू लेस नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर नहीं, एवरेज का कोई लेन देन नहीं. 21 वी आर गोइंग विथ A. Now make C. No, make C. बुक में देखा मैंने, C इज द आंसर. एक बार पढ़ो क्यों, ये क्या बोल रहे, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, बहुत अच्छी लैंग्वेज है. फॉर अ फर्म टू बिकम प्रॉफिटेबल इट शुड एक्सपांड आउटपुट वेन एवर. ये क्या बोल रहा है, इसने अपना आउटपुट एक्सपांड करना चाहिए जब मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट. बेटा इसने कब एक्सपांड करना चाहिए ये बोला है, कब तक एक्सपांड करना चाहिए नहीं बोला. कब तक करना चाहिए, जब तक MC इज इक्वल्स टू MR ना हो जाए. बेटा ये बोल रहा है कब करना चाहिए, ठीक है. MC इज इक्वल्स टू MR पे तो मेरे को स्टॉप कर देना चाहिए क्योंकि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है, बस यहां पर आकर रुक जाना है. ये बोल रहा है कि कब करना चाहिए, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इन्होंने एक्टिव का पैसिव कर दिया और सब चीजें बदल गई. मैंने भी हर हेलो प्रेक्षा, ठीक है. ये क्या बोल रहा है, इसको एक्सपांड कब करना चाहिए, एक्सपांशन की बात कर रहे हैं. कब तक करना चाहिए सर, देखो करना कब चाहिए, व्हेन MR इज ग्रेटर देन MC. कब तक करना चाहिए, जब तक वो इक्वल ना हो जाए. तो ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, MC इज इक्वल्स टू MR तक. लेकिन अगर नहीं है तो आपने एक्सपांड करना चाहिए. बहुत अच्छा क्वेश्चन. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन अ मार्केट में बी क्लासिफाइड इनटू स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट, रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड, होलसेल एंड रिटेल, लोकल मार्केट एंड नेशनल मार्केट. ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन बताइए क्या है आंसर. हाय प्रेक्षा बिल्ली, प्रेक्षा बिलोटी. बताइए. वेरी गुड. बेटा ये है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, ये है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, ये है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया. तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन. वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड एज मार्केट पीरियड. यहां पर सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक रहता है. सप्लाई चेंजेस, सप्लाई रिमेन फिक्स्ड. 23 we are going with C. क्या है तेरी बिल्ली, कैसी है, क्या हालचाल उसके. मेरे घर पे भी बिल्ली आई थी, फिर हमने उसको दे दिया किसी को, क्या ही संभाल पाते हम. हमारे घर पे ऑलरेडी कुत्ता है, एक और बिल्ली है. अरे हाँ यार, मुझे नहीं लगता आज अनाउंस कर पाऊंगा, मुझे लगता है कल ही कर पाऊंगा. मैं बाहर जा रहा हूं. मैं विक्रम दुबे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MR, मार्जिनल रेवेन्यू. व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो. मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी जीरो. बेटा ये रहा, ये है आपका टोटल रेवेन्यू, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू. अब क्या पूछ रहा है बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर. व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, MR इज जीरो. टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम, MR इज जीरो. MR कैन बी जीरो.
तूने ऑप्शन बी सही लिखा है, एम आर कैन बी ज़ीरो है या एम आर कैनॉट बी ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों सही हैं। एम आर ज़ीरो भी हो सकता है, व्हेन टोटल रेवेन्यू से मैक्सिमम एम आर इज ज़ीरो। तूने कुछ गलत लिखा है क्या? अरे बिल्लियों को कुछ नहीं होता बेटा, बिल्लियाँ वापस आ जाती हैं, बिल्लियाँ बहुत समझदार रहती है। बिल्ली जब बीमार रहती है तब खुद ही चली जाती है, बाद में खुद आ जाती है। आ गई क्या अभी वो? आ गई या क्या है? अरे यार मैं थक गया, इसलिए अनाउंसमेंट के लिए स्टाफ भी नहीं है मेरा। आ गई या नहीं आई है ये बता मुझे। और विक्रम दुबे कुछ पूछ के चला गया। विक्रम दुबे करेक्ट आंसर दिए, तूने क्वेश्चन सही लिखा है क्या? मेरे को मालूम है बिल्लियाँ वापस आ जाती है, हमने देखा है, बिल्लियों को कुछ नहीं होता। बेटा होल्ड करना, होल्ड फॉर अ मिनट।
हाँ सर, एट द प्लेस ऑफ मैक्सिमम इट इज़ मिनिमम, तो फिर वो गलत है। कहाँ गया बच्चा? हाँ, अगर तू बोल रहा है एट द प्लेस ऑफ मैक्सिमम, तो फिर ऑप्शन नंबर ए गलत है ना। यहाँ इतने कम बच्चे क्यों आ रहे हैं? सब रिकॉर्डेड देखते हैं बेटा। भाई बी ऑप्शन फिर से लिखो। हाँ, तो वो समझ गया अब उसको। टी आर इज़ मिनिमम तो गलत है, टी आर मिनिमम गलत है ना। मतलब थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी एक टॉपिक से रिलेटेड। मिनिमम वाला जो है वो गलत है, मैक्सिमम है वहाँ पे, मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम वाला गलत है। अच्छा, कौन से क्वेश्चन तक किया था मैंने? आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे जाते। 24, फर्म विल क्लोज डाउन इन शॉर्ट रन इफ एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये क्वेश्चन अब भी तो हुआ, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, विच इक्वेशन इज करेक्ट? क्वेश्चंस आर गेटिंग रिपीटेड, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ओके, क्वेश्चन 24 भी रिपीट है, 25 भी रिपीट है, दोनों ही नहीं करेंगे अपन। अबे लग ए रहा है का मतलब क्या? ए ही है, ए ही है। तुम बुक में तो टाइपिंग एरर भी हो सकता है ना। कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने ड्रॉ करके बता दिया, बुक में लिखा हो पत्थर की लकीर थोड़ी है, बना के दे दिया मैंने। देखो इक्वेशन, अरे बच्चा मैंने तेरे को बता दिया, तेरे को क्यों नहीं समझ में आ रहा? मैंने बोला भैया जब जीरो और मैक्सिमम वाला रिलेशन सही है, जीरो हो सकता है ये भी सही है, अगर मिनिमम बोला जा रहा है तो नहीं है ना बेटा। तुम क्वेश्चन सही से लिखा, क्या तू बचकानी हरकतें कर रहा है विक्रम? विक्रम मैंने बोला जब मैक्सिमम रहेगा तब जीरो रहेगा, इसका सिंपल मतलब था ना जब मिनिमम रहेगा तब जीरो नहीं रहेगा। दिल्ली में आ रहा हूं 25 को, और बुक का लिखा हुआ पत्थर की लकीर थोड़ी होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो पता है मेरे को प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा घबराता है हर चीज में, हर छोटी चीज में घबराता है कि सर लग तो ये रहा है शायद। अरे डायग्राम बना के दे दे, फिर डायग्राम पे ध्यान नहीं तेरा, तेरा ध्यान इस चीज पर है। प्रॉब्लम सुन क्या हुई तेरे साथ अभी। मैंने तेरे को एक्सप्लेनेशन दिया, तूने एक्सप्लेनेशन पे ध्यान नहीं दिया, तुझे चाहिए था करेक्ट आंसर। या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था तब तू क्लास में नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। माय बैड, शायद 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 ऐसा ही हुआ होगा, तू करेक्शन के लिए गया होगा या चेक करने गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इन दैट केस फिर तेरी गलती नहीं है। तो मैं तेरे को बता देता हूँ वापस से बेटा, कर्व कुछ ऐसे रहते हैं। ये रहता है आपका टोटल रेवेन्यू कर्व और ये रहता है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। तो जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम रहता है, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो रहता है, ठीक है। तो मैक्स एंड जीरो का कॉम्बो रहता है। तो सीधी बात है कि मार्जिनल रेवेन्यू जीरो भी हो सकता है, तो बी तो ऑप्शन सही था। मार्जिनल रेवेन्यू जीरो रहता है तब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम रहता है, ये सही इक्वेशन है। तो तूने पूछा था करेक्शन करके सर मिनिमम एंड जीरो, नहीं ये गलत है। खैर, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल प्रिंसिपल, बेटा बिहेवियरल प्रिंसिपल तुम्हें याद होने चाहिए। पहला बिहेवियरल प्रिंसिपल है द फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट कवर्ड, एंड सेकंड वन इज MC इज इक्वल्स टू MR। अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल, ये तो सही है। कर दूंगा रिप्लाई बेटा, बिलोटी तेरे को रिप्लाई कर दूंगा मैं। The firm will be making maximum profit by expanding the output to a level where MR is equals to MC। तो ये दोनों behavioral principle 1, behavioral principle 2, ठीक, both are correct। इनफैक्ट 1 और 2 है करेक्ट, बोथ की बात नहीं, 1 and 2 है। नेक्स्ट बेटा, मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर, वन प्राइस फॉर वन प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम, सही है। बोथ A and B, आंसर इज 27C।
नेक्स्ट, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज यूनिटरी इलास्टिक, देन बेटा अगर डिमांड यूनिट इलास्टिक है तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है. तो वी आर गोइंग विथ ए 28A. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन द फर्म इज एट इक्विलिब्रियम? MC इज लेस देन MR गलत, MC कर कट MR फ्रॉम बिलो सही, बोथ A एंड B नहीं. आंसर इज B. 29 आंसर B. सुबह 11 बजे. शगुन त्यागी बेटा, मुझको अब लग रहा है कि आप बुक के पीछे के आंसर दे रही हैं. मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आप ब्रेन का इस्तेमाल कम और बुक के पीछे के आंसर दे रही हैं. गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अपने तजुर्बे के साथ कह सकता हूँ कि आपसे बुक के पीछे के आंसर दे रही है बेटा, क्योंकि जब भी बुक के पीछे के गलत आंसर आ रहे हैं आप सेम आंसर दे रही हो. ये आंसर हो ही नहीं सकता. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन द फर्म इज एट इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ही नहीं. MC लेस देन MR है ही नहीं बेटा. MC ग्रेटर, MC इज इक्वल्स टू MR एंड MC कर कट MR फ्रॉम बिलो. सो भैया आंसर इज ओनली B. Accept it. When total revenue is at peak, marginal revenue is 0. अब भी मैंने क्लियर करके दिया. When total revenue मैक्सिमम पे रहता है, marginal revenue 0 पे रहता है. मैक्सिमम और 0 का कॉम्बिनेशन. 30A. ठीक है, मिस टाइप हुआ तो सही है, लेकिन अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो अगर सही है तो फिर प्रॉब्लम है. When the price is 20, the quantity demanded is 10. When the price decreased by 5%, the quantity demanded decreased by 10%. मार्जिनल रेवेन्यू बताइए बेटा. अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर दीजिए. When price is 20, quantity demanded is 10. तो बेटा आपका P1 20 है, Q1 10 है. प्राइस इज डिक्रीज बाय 5%, प्राइस 5% डिक्रीज हो गया, नहीं 19 रुपये हो गया. तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज बाय 10%, क्वांटिटी डिमांडेड 11 हो गया. मार्जिनल रेवेन्यू बताइए बेटा. 200. दिल को करार. 32. Which of the following represents द सप्लाई कर्व? ये भी हमने आज ही कवर किया है बेटा. MC कर्व को सप्लाई कर्व बोलते हैं, वो भी सिर्फ राइजिंग पार्ट को. सो आंसर 32 का A है. का आंसर A है. (33) where TR is maximum, MR is 0. 33A. मैन नहीं है वो, मैक्स है. नेक्स्ट, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री मार्केट एज देयर इज नो स्टिपुलेशन ऑन ट्रांजेक्शन. कोई स्टिपुलेशन नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो अनरेगुलेटेड मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री मार्केट. तो 34 का आंसर ए है.
In this market, transaction involve contracts with a promise to pay and deliver at future date. बेटा अगर करंट प्रेजेंट डेट पर होता है तो स्पॉट मार्केट, और फ्यूचर डेट में होता है तो उसे बोलते हैं फ्यूचर मार्केट. तो 35 का आंसर बी है. द फर्म रीचेस शटडाउन पॉइंट. बेटा शटडाउन पॉइंट कब आता है? व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू. व्हेन द प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. व्हेन प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन शॉर्ट रन. व्हेन प्राइस इज मोर देन. बेटा रीचेस शटडाउन पॉइंट. शटडाउन पॉइंट मतलब अब आपको ये पॉइंट नहीं पूछा है उन्होंने, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दिया उन्होंने. अब आपको बताना है इसमें से कौन सी कंडीशन सही है. द प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन लॉन्ग रन. प्राइस इज लेस देन एवीसी इन शॉर्ट रन. व्हेन प्राइस इज मोर. भैया प्राइस अगर मोर है तो शटडाउन की बात ही नहीं आती है, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है. अब सवाल ये है कि सर ये दोनों सही हैं, पर लॉन्ग रन की बात हो रही है, शॉर्ट रन की बात हो रही है. एक्चुअली इनको क्लैरिफाई करना चाहिए था कि दे आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर बेटा हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है मतलब शटडाउन की बात ही नहीं आ रही है. तो शटडाउन की बात शॉर्ट रन में आ सकती है. तो 36 का आंसर शुड बी. अच्छा क्वेश्चन था, ए दे दिया इन्होंने. मेक 36 का आंसर बी. करेक्शन काफी आ रहे हैं इसमें. A firm reaches its shutdown point when price is less than in short run. क्योंकि लॉन्ग रन में तो नॉर्मल प्रॉफिट होना ही है, तो शटडाउन की बात क्यों. द डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज फ्रॉम 15 to 16 व्हेन द प्राइस. बेटा डिमांड देखो 15 से 16 हो गई, व्हेन प्राइस 40 से 38 हो गया. मार्जिनल रेवेन्यू बताओ आप. $37. फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट. मैक्सिमम प्रॉफिट की कंडीशन वही है, MC इज इक्वल्स टू MR. सर प्रॉफिट मैक्सिमम के लिए AC और AR कंडीशन याद रखना. प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन का मतलब AC और AR नहीं है, वो तो प्रॉफिट हो रहा है लॉस डिटरमाइन करने के लिए. प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन हमेशा MC इज इक्वल्स टू MR रहेगी. तो 38 का आंसर बी है. ठीक है, 38 का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन हमेशा यही रहेगी, MC इज इक्वल्स टू MR. नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम प्राइस मे बी डिटरमाइंड थ्रू डिमांड ओनली, सप्लाई ओनली, बोथ डिमांड एंड सप्लाई. आंसर सी. बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के इक्विलिब्रियम से आती है. ठीक है, लेट्स रैप इट अप. लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन. कितने 40 क्वेश्चन हो जाएंगे ना. यहां पर मैं फुल स्टॉप लगा देता हूं, आज के लिए फुल स्टॉप लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर. ठीक है, 1:30 बजे, क्योंकि आप लोगों की स्पेशल क्लास भी है. आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ द प्राइस इज फोर्स्ड टू स्टे below equilibrium price, consequently it can be said that. बेटा क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा डायग्राम से समझना पड़ेगा इसे. इन्होंने कुछ तो भी इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में जिक्र किया है. ठीक है, ये कंडीशन है. और ये क्या बोल रहे हैं कि भैया प्राइस जो है ना आपका, ये इतना होना चाहिए था. ठीक है, प्राइस इतना होना चाहिए था, बट इट इज फोर्स टू स्टे बिलो.
ये प्राइस नीचू है, ये प्राइस यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, P1 बोल दो। इसका मतलब क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन? इफ द प्राइस इज फोर्स टू स्टे बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस देन कॉन्सिक्वेंटली इट कैन बी सेड दैट एक्सेस डिमांड है, एक्सेस सप्लाई है, क्या है? ठीक है, जरा ध्यान देना बेटा। अगर प्राइस नीचे, एक्चुअल प्राइस होना चाहिए था यहां पर प्राइस अगर नीचे है, इसका मतलब डिमांड होनी चाहिए थी यहां पर, इक्विलिब्रियम होना चाहिए था यहां पर, और इक्विलिब्रियम हो रहा है यहां पर। एक्चुअल डिमांड और सप्लाई की इक्विलिब्रियम से प्राइस होना चाहिए था ये, पर अभी प्राइस कम रखा गया है, तो एक्चुअल डिमांड ये है। तो कैन आई से इतनी एक्सेस डिमांड एग्जिस्ट कर रही है, कैन आई से दिस मच इज द एक्सेस डिमांड। क्यों सर? अरे प्राइस कम है, एक्चुअली प्राइस इतना होना चाहिए था, समझो ना आप बेटा मेरी बात, प्राइस एक्चुअली इतना होना चाहिए था, और जो प्राइस होना चाहिए था उस पर इतनी एक्चुअल क्वांटिटी डिमांडेड आनी चाहिए थी। पर बेटा क्योंकि प्राइस को फोर्स किया गया है कि नीचे रहो, जैसे कई बार गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह देती है, तो एक्चुअली प्राइस इतना होना चाहिए था, लेट से एक्चुअली सिलेंडर का प्राइस 1000 होना चाहिए था, और 1000 के ऊपर डिमांड 500 लोगों की आनी चाहिए थी। पर अगर मैं ऐसा कहूं कि बेटा गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज करके प्राइस को 700 रुपए कर दिया है, तो बेटा 700 रुपए के प्राइस पर 600 लोगों की डिमांड आ रही है, तो कहना है से एक्चुअल डिमांड 500 की होनी चाहिए थी पर 600 की डिमांड आ रही है, तो एक्सेस डिमांड एग्जिस्ट कर रही है। वाह, अरे स्केल डिजिटल स्केल है बे वो, तो स्केल इस पे रखी थोड़ी थी मैंने, असली की स्केल थोड़ी, वो तो डिजिटल स्केल है ना। ये देखो ना डिग्री घूम रहे हैं यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पर कुछ भी रखूंगा थोड़ी तुमको दिखेगा, वो तो स्क्रीन के अंदर जो है वो दिखेगा ना। खैर एनीवेज, नाउ वी हैव कंप्लीटेड 40 क्वेश्चन, 162 मोर क्वेश्चंस वी हैव टू डू, 162 और क्वेश्चन करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। कल 80 का टारगेट लेकर आते हैं, परसों 80 का टारगेट लेकर आते हैं, और उसके बाद मेंटी लेते हैं, ठीक है। टिल देन अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो बाय बाय, क्योंकि अब मेरी अगली क्लास का भी समय हो रहा है, 20 मिनट में अगली क्लास चालू होगी। आइएगा, आज भी मज़ा आएगा। बाय बाय। तो हम चलें। ठीक है।